हेलो बच्चों, तो बच्चों आज आप लोगों ने सीआरटी 22 का पेपर दिया हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और आज आप लोगों का जो टॉपिक था वो था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो बच्चे हिंदी माध्यम के पहले 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे के 25 क्वेश्चन आपको शुभम सर कराएंगे। तो जैसे कि बच्चे सिंह सर का विजन है बच्चे 2025 के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी के तहत बच्चे हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्या है, एक बंद कैलोरी मिति में 0 डिग्री सेल्सियस की 1.2 किलोग्राम, कह रहा है कि 1.2 किलोग्राम बर्फ को 1 किलोग्राम पानी 24 डिग्री सेल्सियस के साथ मिलाया जाता है, तो बर्फ का वह भाग जो नहीं पिघलेगा ये आपको बताना है। तो जरा अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस की बच्चे बर्फ है, यहाँ पे ये बर्फ की बात हो रही है और इसका आपको मास दे रखा है वो कितना है 1.2 किलोग्राम। इसके बाद कह रहा है कि 24 डिग्री सेल्सियस पे क्या है बच्चे आपका जल है, ये आपको दे रखा है और इसको ये इसका अभी मास दे रखा है आपको, ये कितना है आपका 1 किलोग्राम। ठीक है, तो जरा हम लोग देखते हैं कि पहले ये जो 1.2 किलोग्राम आपको बर्फ देख रखा है, इसको पिघलाने के लिए कितनी ऊष्मा की जरूरत होगी। अगर हम लोग इसमें ऊष्मा निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या होगा आपका ml होगा। तो मास कितना है 1.2 और लेटेंट हीट दे रखा है 80, क्योंकि ग्राम में लेटेंट हीट दे रखा है तो इसको 1000 से और फर्दर मल्टीप्लाई कर जाओ। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 96000 जूल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कुछ जो कुल ऊष्मा हमको चाहिए इस बर्फ को पिघलाने के लिए। अब जरा देखते हैं कि ये 24 डिग्री सेल्सियस पे जो जल है वो कितनी ऊष्मा बचे रिजेक्ट करेगा, पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 24 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर चेंज के लिए हमेशा यूज करते हैं एमएस डेल्टा टी। ये मास दे रखा है 1, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर जाओ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 हो गया, डेल्टा टी कितना हो गया 24 हो गया। इसका मतलब ये जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो कितना है 24000 जूल है। चाहिए इसको 96000 और मिल कितना रहा है 24000। इसका मतलब पूरे बर्फ नहीं पिघलेगा। अब इसमें कुछ पोर्शन क्या होगा, मेल्ट होगा। अब देखते हैं कि इतनी ऊष्मा से 24000 ऊष्मा से कितना बर्फ आपका पिघलेगा। तो जरा देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24000 इक्वल टू हम कंसीडर कर लेते हैं कि m मास आपका पिघला इंटू क्या होगा यहाँ पे लेटेंट हीट। तो स्मॉल m इक्वल टू कितना यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 24000 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 80। तो ये चला गया, कितना देगा ये m इक्वल टू कितना आएगा आपका 300 ग्राम, ये दे देगा आपको जितना आपका पिघला। अब पूछा हमसे वह भाग पूछा हुआ है जो नहीं पिघलेगा, तो पहले तो पिघला हुआ भाग निकाल लो रेशियो में, तो वो कितना होगा 300 आपका पिघला और था कितना, ये था 1200 ग्राम। तो ये कट हो गया, कितना बचा, ये बचा आपका 1/4। तो ऑब्वियस सी बात है जब 1/4 पिघल गया तो बचेगा कितना, बचेगा बच्चे कितना 3/4 आपका बच जाएगा। तो जब 3/4 बच जाएगा तो आपका सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। देखते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है कि धातु की एक पत्ती में 2 छेद ए व बी किए गए हैं। पत्ती को जब गर्म किया जाता है तो देखो, चूंकि धातु आपका एक ही पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, जिस भी मेटल का है आपका ये धातु, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि जब हम हीट यहाँ पे क्या करेंगे, हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट एनर्जी की वजह से क्या होगा आपका एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो बच्चे आपका क्या होगा, दोनों ही ये क्या करेंगे समान रूप से क्या करेंगे आपके एक्सपैंड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कह रहा है कि छेद ए का व्यास बढ़ेगा और छेद बी का व्यास घट जाएगा, नहीं कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं, दोनों का समान रूप से क्या होगा आपका व्यास बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका क्या होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। क्यों, ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसके लिए देखोगे, देखिए इसके लिए हम लोग चेंज निकालेंगे तो चेंज क्या आएगा, ये क्या होगा आपका डेल्टा डी। अगर हम लोग डेल्टा डी 1 डैश निकालें, जो भी इसका डायमीटर दे रखा हो, तो क्या हो जाएगा डी नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी होगा। अच्छा, अगर हम लोग इसके लिए निकालेंगे, मान लेते हैं डेल्टा डी डैश, तो इसके लिए भी क्या होगा डी नॉट डैश 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, दोनों के लिए अल्फा तो सेम ही है, चेंज इन टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आपका चेंज भी क्या आएगा आपका सेम ही होगा, तो दोनों का जो व्यास होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका बढ़ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चे तीसरा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, हम लोग कह रहा है कि यदि 5 किलोग्राम पिंड को 30 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए, तो कह रहा है कि 5 किलोग्राम का कुछ पिंड है यहाँ पे और एक सर्टेन हाइट से उसको गिराया जा रहा है यहाँ पे, और ये हाइट कितनी है बच्चे आपकी 30 मीटर। तो उसकी जितनी भी यांत्रिक ऊर्जा है वो उष्मा में क्या हो जाती है बच्चे, बदल जाती है। तो जितनी भी यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा, अच्छा यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 5 किलोग्राम का पिंड है यहाँ से गिर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग निकालें तो वो जो एनर्जी होगी वो किसमें चेंज हो रही है, उष्मा में कन्वर्ट हो रही है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से mgh। तो जरा यहां से निकाल जाओ, मास कितना है बच्चे आपका 5, g का वैल्यू कितना हो गया 10, h कितना दे रखा है आपको 30।
तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो कितना देगा 1500 जूल, ये आ जाएगा 1500 जूल, मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको जब आप कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो आप जानते हो चूंकि कि एक कैलोरी इक्वल टू कितना होता है बच्चे 4.2 जूल। तो यहाँ से जूल को आपको निकालना है, तो एक जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमको क्या करना है यहाँ से जूल को हटा के कैलोरी में लाना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4.2 कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4.2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने पे कितना आएगा ये 357, ये जो डिवाइड करने पे देगा, अगर हम लोग इसको निकालें कैलोरी में तो कितना हो जाएगा 1500 अपॉन क्या देगा आपको 4.2। तो अगर आप देखोगे तो आपको लगभग दे देगा कितना 357.1 कैलोरी दे देगा, और यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब पहला और दोनों ही करेक्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके क्या होंगे राइट आंसर होंगे। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो चौथा होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ग्लिसरीन का आयतन प्रसार गुणांक दे रखा है, ये बच्चे दे रखा है गामा इक्वल्स टू, ये कितना है आपका 49 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन, और कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हैं तो घनत्व में प्रभाष परिवर्तन होगा। देखो आपसे घनत्व में पूछा हुआ है तो आप जानते हो कि डेल्टा रो बाई रो पूछा है, जो कि क्या होता है आपका गामा डेल्टा टी, ये होता है। गामा दे रखा है बच्चे कितना है 49 इंटू 10⁻⁵, और डेल्टा टी कितना हुआ है 30 डिग्री का चेंज हुआ है। देखो चेंज चाहे केल्विन स्केल में हो या डिग्री सेल्सियस स्केल, या कंफ्यूज मत होना क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दे रखा है, यहाँ पे पर केल्विन दे रखा है, चाहे आपका डिग्री सेल्सियस में हो या पर केल्विन में, दोनों में क्या होगा सेम रेट से बच्चे क्या होता है इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि डिग्री सेल्सियस में लोवेस्ट पॉइंट 100 और आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100, ठीक है 0 और 100। अगर केल्विन स्केल की बात करें तो 273 और ऊपर कितना होता है बच्चे आपका 373, ठीक है। तो 100 का ही तो डिफरेंस है दोनों में। तो जितना अगर एक केल्विन बढ़ रहा है आपका केल्विन स्केल में, तो सेम डिग्री सेल्सियस में भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। तो आप बस मल्टीप्लाई कर जाओ, दो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27 और 3 4 जा क्या होगा यहाँ पे आपका 12 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 10⁻⁴, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना देगा आपको 0.0147 आ जाएगा आपका फाइनल उत्तर। तो इसका मतलब क्या होगा सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 एक समान छह जिनकी ऊष्मीय चालकता आपको दे रखी है, ये क्या है आपकी 3K 2K K, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इनके सिरों के तापमान क्रमशः दे रखे हैं 100, 50 और 100 दे रखा है। संधि का तापमान आपसे पूछा हुआ है, तो देखो यहाँ पे हीट फ्लो किधर होगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर पूछा हुआ है तो हीट का फ्लो कुछ ऐसे होगा, फिर यहाँ से क्या होगा कुछ ऐसे जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे अगर हम लोग मान लें H1, इधर का मान लें हम लोग H2 और इधर का क्या कंसीडर कर लें यहाँ पे H3। तो जरा देखो भैया H1, देखो यहाँ पे जंक्शन का टेम्परेचर हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे क्या है थीटा। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर से देखेंगे तो ये क्या होगा 100 माइनस थीटा इस केस में। जब इस केस में देखेंगे हम लोग तो इस केस में क्या होगा आपका, ये हो जाएगा थीटा माइनस 50 और इधर क्या आएगा आपका थीटा माइनस 0। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेसिकली कि जो H1 है दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका H2 प्लस H3 के इक्वल होगा। H1 को हम लोग लिख सकते हैं यहां से 3K, ये क्या हो जाएगा आपका A, और थीटा 1 मतलब कितना है आपका 100 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा अपॉन, चूंकि दे रखा है समान लेंथ है तो L हो जाएगा। H2 क्या होगा यहाँ से, H2 यहाँ पे 2K दे रखा है और ये हो जाएगा A, और साथ में क्या रहेगा आपका थीटा माइनस का 50 अपॉन क्या देगा आपको L प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से H3 के लिए हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका KA, और ये देगा आपको थीटा माइनस 0 अपॉन क्या देगा आपको L। तो L तीनों से कॉमन हो जाएगा, K भी कॉमन हो जाएगा और A भी क्या होगा आपका कट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा यहाँ पे 3 टाइम्स ये आएगा आपका 100 माइनस थीटा इक्वल्स टू ये क्या देगा आपको ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस 50 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर जाओ तो ये देगा आपको 300 माइनस का 3 थीटा इक्वल्स टू ये आएगा आपका 2 थीटा माइनस का आ जाएगा आपका 100 प्लस का क्या होगा आपका थीटा, ठीक है। अब इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 6 थीटा और इधर क्या देगा आपको 400, तो 6 थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 400। तो यहां से जब थीटा का वैल्यू निकालोगे तो कितना देगा आपको 200/3, यही हो जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 200/3, मतलब आपका दूसरा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। देखते बच्चे हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छड़ के एक सिरे के गर्म करने पर पूरी छड़ का तापमान एक समान होता है। देखो छड़ का एक
देखो किसी छड़ को आप अगर गर्म कर रहे हो, सपोज करें ये हमने कोई एक छड़ कंसीडर कर ली, और यहाँ पे अगर तापमान एक समान है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर θ1 है और यहाँ का भी टेम्परेचर θ2 है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छड़ का एक समान रहेगा, तो K का वैल्यू क्या होगा इस सिचुएशन में, जरा ध्यान से देखिएगा। तो बेसिकली यहां से जो K का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है आपका KA, ये होता है आपका θ1 माइनस θ2 अपॉन क्या होता है L इंटू क्या रहता है यहाँ पे T। ठीक है, अब जरा देखिएगा θ1 माइनस θ2 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये टर्म क्या हो गया 0। अगर हम लोग इसी टर्म को जरा K के लिए लिखें, तो K के लिए क्या लिखोगे आप, K इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपका Q L अपॉन A θ1 माइनस θ2 इंटू क्या होगा आपका T। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ये T होगा सिर्फ। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर ये सेम 0 है तो समथिंग अपॉन 0 क्या देगा आपको, इनफाइनाइट दे देगा, तो यहां से जो K का वैल्यू हो जाएगा वो कितना आएगा आपका, अनंत आएगा। इसका मतलब आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा आपका, 6th। देखिए कह रहा है कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, निम्न में से किसका नियम है, स्टीफन का नियम है, किरचॉफ का नियम है। तो बच्चे ये दिया था किरचॉफ ने, ठीक है, कि आपके ऊष्मा के अच्छे अवशोषक क्या होते हैं, अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। प्लांक का नियम, वीन का नियम, स्टीफन का नियम बच्चे अगर हम लोग बात करें तो ये कितना होता है आपका, E इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा T2 पावर 4। प्लांक का नियम हमारे सिलेबस में है नहीं। वीन का नियम हम लोगों ने बात करें तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ता है, जिसमें क्या आता है आपका लैम्डा mt इक्वल्स टू, ये आता है आपका कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा। एक पदार्थ के बने दो गोलों की त्रिज्या r और 4r है और तापमान 2T0 और T0 है। गोलों की विकिरण ऊर्जाओं, यहाँ पे विकिरण ऊर्जाओं की दर है, एक्चुअली विकिरण ऊर्जाओं की दर का जो अनुपात होगा टाइम के साथ वो क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली पावर पूछा गया है। विकिरण ऊर्जाओं, ये थोड़ा सा हिंदी में करेक्शन है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर हम लोग पावर की बात करें तो पावर में क्या होता है आपका, दैट इज नथिंग बट E सिग्मा A T2 पावर 4, ये होता है आपका। अब क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग P1 और P2 निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज E सिग्मा तो आपका कट हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे A1 T1 टू पावर 4 अपॉन क्या देगा आपको A2 T2 टू पावर 4। तो यहां से जब करोगे आप P1 अपॉन P2, तो देखो भैया यहां से क्या हो जाएगा, A1 मतलब हम क्या लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर, और ये क्या रहेगा आपका T1 टू पावर 4 अपॉन इधर क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और साथ में क्या रहेगा T2 टू पावर 4। पाई से पाई चला गया। अब इसको जब और सॉल्व करोगे आगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से R1 स्क्वायर, R1 दे रखा है R, तो ये R स्क्वायर ही रहेगा। अब R2 स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16R स्क्वायर। T1 स्क्वायर कितना, मतलब T1 दे रखा है 2T0, मतलब आ जाएगा यहाँ पे 4T0 स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपको ये T0 स्क्वायर। तो T0 स्क्वायर से T0 स्क्वायर चला गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर चला गया, ये क्या बचेगा आपका 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, बेसिकली जो पावर का रेशियो आएगा वो कितना आएगा बच्चे 4:, यहाँ पे T2 पावर 4 है एक्चुअली, ठीक है, तो पावर 4 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड मिस्टेक है। यहाँ पे जब आप देखो एक तो आपका स्क्वायर होगा, तो R1 स्क्वायर किया तो मतलब R स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 16R स्क्वायर, ये ठीक है। अब T1 दे रखा है T2, मतलब पावर 4 हो जाएगा, तो 4 8 16 आ जाएगा। 16 यहाँ पे क्या देगा आपको T0 टू पावर 4 अपॉन क्या रहेगा यहाँ से T0 पावर 4। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, T0 टू पावर 4 से कट हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर चला जाएगा, 16 से 16 चला जाएगा, तो जो आपका रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1:1। यही हो जाएगा बच्चे आपका फाइनल उत्तर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 8वें का पहला आंसर सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वस्तु का तापमान 50 से 40 डिग्री सेल्सियस से 5 मिनट में हो जाता है, तो वातावरण का ताप दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, तो फिर यह वस्तु 30 डिग्री सेल्सियस तक कितने समय में ठंडी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है, 50 से 40 हो रहा है, तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है θ1 माइनस θ2 बाई T इक्वल्स टू, ये क्या होता है K θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस क्या होता है θ0, जहां पे θ0 क्या है आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर। जब हम लोग पहले के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले के लिए होगा आपका 50 माइनस का 40 अपॉन क्या देगा आपको T दे रखा है कितना है, ये 5 मिनट में हो रहा है, इक्वल्स टू क्या होगा K, इधर करोगे तो हो जाएगा 90 अपॉन 2 माइनस ये दे रखा है आपको 15। अब जब दूसरे के लिए लिखोगे, जब हम लोग बच्चे इसी में दूसरे के लिए लिखेंगे तो देखो 90 में क्या हो जाएगा आपका
यहाँ पे आपका चूंकि 40 तो आ चुका है ना, 40 से 30 पे जाएगा, तो अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 माइनस 30 अपॉन यहाँ पे टाइम हमसे पूछा हुआ है इक्वल्स टू क्या होगा k, और ये कितना देगा आपको 70/2 माइनस का कितना आ जाएगा आपका 15। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ, तो जब हम लोग लेफ्ट को लेफ्ट सॉल्व कर लेते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे 10/5, डिवाइड कर दो इन दोनों को तो ये आ जाएगा 10/t, कुछ ऐसा देगा, इक्वल्स टू k से k आपका चला जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका 90 मतलब हो जाएगा 30, ये बचेगा आपका 60, इधर बच जाएगा आपका 60 और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 और इधर बचेगा कितना आपका 40, ये बच जाएगा आपका 10 से 10 चला गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना देगा t/5 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 0 0 चला गया, 3 दे दिया, ये क्या आ गया आपका 2, 3/2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर जाओ तो t इक्वल्स टू जो हमको मिलेगा वो कितना आएगा आपका 15/2, ये समय बच्चे आपको और लगेगा, तो 15/2 मिनट लगेगा आपको और यही होगा बच्चे आपका सही आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे हैं कि ऊष्मीय धारा निम्न में से किसमें अधिकतम होगी। देखो आपको दे भी रखा है कि आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कॉपर का ज्यादा है स्टील की तुलना में, तो एक बात हमेशा याद रखो कि जिसका बच्चे क्या होगा थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो सीधे से पता है आपको H इक्वल्स टू क्या होगा Ka(θ1 माइनस θ2) अपॉन क्या देगा आपको L, मतलब जिसमें K ज्यादा उसमें क्या होगा आपकी जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, ऊष्मा प्रवाह की दर भी उसमें क्या होगी बच्चे ज्यादा होगी, तो कॉपर में सबसे ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो इसमें से ये वाला तो चला गया क्योंकि स्टील का कम है तो भाई स्टील तो हो ही नहीं सकता। अब जरा यहां पे देखो, जब आप स्टील कॉपर के लिए निकालोगे तो दोनों का अलग अलग होगा, अब चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या निकलेगा यहाँ से K इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा 1/K1 प्लस के हम लोग करेंगे 1/K2। ठीक है, ये हमें सीरीज इक्विवेलेंट देगा। अब यहां से जब इसका जो भी आएगा इक्विवेलेंट करके जो भी आपका वैल्यू आएगा वो इस K के इंडिविजुअल वैल्यू से क्या होगा आपका ऑलवेज लेस होगा, चाहे हम कॉपर से स्टील में देखें या हम स्टील से कॉपर में देखें। ठीक है, तो इससे सबसे जो अधिकतम धारा बहेगी वो किसमें बहेगी बच्चे, कॉपर में, तो पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, फ्लेम के ऊपर किनारों की अपेक्षा अधिक गर्म महसूस होता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण बच्चे सीधी सी बात है, चालन देखो टच पे तो नहीं होता है, आपका संवहन कन्वेक्शन की वजह से बच्चे ये होता है आपका। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपकी करंट बनती है, पूरी करंट ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पूरा फ्लो होता जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है आपका ये हमको अधिक गर्म महसूस होता है किनारों पर और बीच की अपेक्षा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक कह रहा है कि एक काली वस्तु 127 से 927 डिग्री सेल्सियस तक गर्म की जाती है, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का अनुपात। अच्छा, आपको पता है कि ऊर्जा की अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी लिखें तो क्या होता है आपका T⁴। अगर हम लोग यहां से लिख जाएं तो क्या लिखेंगे E1/E2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां से T1/T2 टू होल पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो E1/E2 हमसे रेशियो ही तो पूछा हुआ है, तो चला यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकाल लो, मतलब केल्विन में कन्वर्ट कर लो इसको। 127 प्लस 273 करेंगे 127 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 273, तो ये कितना देगा आपको, ये हो जाएगा आपका 27 300 400 आ जाएगा इधर, और 927 से करेंगे तो ये देगा आपको 1200, ये दे देगा 1200। तो जब हम यहां से निकालेंगे E1/E2 तो ये क्या देगा आपको 400 अपॉन क्या देगा आपको 1200 टू होल पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो ये 0 0 चला गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो रेशियो बचेगा वो रेशियो कितना आएगा आपका 1/3 की पावर 4, मतलब 27×81। E1/E2 कितना दे देगा आपको 1:81, यही आ जाएगा बच्चे आपका आंसर, जो कि होगा बच्चे आपका चौथा ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध तापमापी पर प्रतिरोध दे रखा है आपको, ये है 2.71 और ये दे रखा है आपको 3.70। तो आपसे पूछा हुआ है कि 3.26 ओम पर तापमान होगा, तो आपसे यहाँ पे तापमान पूछा हुआ है। देखो ये आपको R1 दे रखा है, इधर ये R1 दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको R2। तो जरा यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको तो देखो भाई क्या हो जाएगा, R2 दे रखा है तो क्या होता है फॉर्मूला आपका R2 इक्वल्स टू R1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो R2 दे रखा है ये कितना है 3.70 और R1 कितना है आपका 2.71, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा
और डेल्टा टी अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 से आपका 10 से 100 चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 90 बचेगा। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या देगा 3.70 अपॉन क्या आएगा 2.71 इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा गुणे क्या हो जाएगा आपका 90। तो यहां से जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो एल्फा इंटू 90 इक्वल्स टू हमको क्या देगा 1 माइनस ये कुछ ऐसा आएगा आपका, दैट इज 3.70 माइनस का देगा आपको 2.71 अपॉन ये देगा आपको कितना अपॉन 2.71 बचेगा यहाँ पे 2.71। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा अल्फा विल बिकम, यहां पे क्या दे देगा आपको 9 दे देगा और इधर क्या आ जाएगा आपका 99, मतलब 0.99 अपॉन 2.71 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा अपॉन में ही रहेगा, अपॉन में क्या देगा वो 90 आ जाएगा, कुछ ऐसा देगा आपको अल्फा का वैल्यू। इसको ऐसे ही रहने दो, मत करो इसको सॉल्व, ऐसे ही रहने दो। अब देखो R3 हमको दे रखा है, R3 कितना दे रखा है बच्चे, ये है 3.26 ओम, आपसे पूछा है। अब देखो 3.26 ओम के लिए देखेंगे तो आपका R1 तो सेम रहेगा। देखो ये हो गया 3.26 इक्वल्स टू R1 कितना है 2.71, 1 प्लस अल्फा हमने निकाल ही लिया है 0.99 अपॉन कितना होगा यहाँ पे 2.71 गुणे क्या हो जाएगा आपका 90 और डेल्टा टी, डेल्टा टी ही तो बच्चे हमसे पूछा हुआ है कि तापमान कितना होगा, ये बच्चे आपसे पूछ रहा है। तो यहां पे जब तापमान निकालोगे बच्चे तो देखो क्या आएगा, डेल्टा टी को ऐसे लिखा रहने दो अभी एज इट इज। तो यहां से पहले जरा इसको फर्दर सॉल्व कर जाओ। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां पे लिख सकते हो आप 3.26 अपॉन क्या हो जाएगा 2.71 इक्वल्स टू यहां पे क्या देगा आपको, ये होगा 0. ये क्या बचेगा आपका 1.1 प्लस 0.99 अपॉन देगा ये 2.71 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 इंटू क्या रहेगा डेल्टा टी। अब एक काम करते हैं हम लोग, इस 1 को उधर लेके जाते हैं और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देगा 3.26 माइनस आ जाएगा 2.71 अपॉन 2.71 बराबर क्या देगा आपको 0.99 इंटू यहाँ पे देगा आपको डेल्टा टी अपॉन यहाँ पे कितना होगा आपका 2.71। तो इसको लिखा रहने दो 2.71 इंटू क्या हो जाएगा आपका 90। तो ये 2.71 से 2.71 चला जाएगा। अब इसको जरा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे 3.26 से क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो अल्टीमेटली क्या बचेगा 6 में 1 गया बचेगा यहाँ पे 5 और इधर क्या है आपका 12 में 7 गया बचेगा आपको 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये, तो इधर क्या बचेगा इंटू 90 अपॉन क्या देगा आपको 0.99 और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका डेल्टा टी। ठीक है, कुछ ऐसा देगा। अब जरा देखो ये 0.99 को अगर हम लोग 1 कंसीडर कर लें तो लगभग आपका 9 5 कितना होगा 9 5 होगा आपका 45, 9 5 45 प्लस कितना हो जाएगा आपका 49। तो ये जो डेल्टा टी देगा वो लगभग बच्चे आपका देगा किसके इक्वल 50 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। अब देखो जरा डेल्टा टी मतलब R1 के लिए जो इनिशियल टेम्परेचर था वो कितना था R1, फाइनल हम टी कंसीडर कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा T माइनस का 10 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 50 और यहाँ पे जो T का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका 60 डिग्री सेल्सियस। तो जो T होगा वो कितना देगा आपको 60 डिग्री सेल्सियस और यही हो जाएगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर। तो तीसरा ऑप्शन बच्चे क्या होगा इसमें सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 2 थर्मामीटर, एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट है। तो दोनों का रिलेशन आपको पता है क्या होता है C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9, ये आपका रिलेशन होता है। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो कह रहा है कि F का वैल्यू क्या है 3C के इक्वल है। तो यहाँ पे F/5 इक्वल्स टू क्या होगा 3C माइनस का 32 अपॉन क्या देगा आपको 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 9C इक्वल्स टू ये देगा आपको 15C माइनस का 5 दूनी 10 और 5 15 1 16 160 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 160 इक्वल्स टू क्या देगा आपको 15 माइनस 9 यहाँ पे देगा 6C। तो यहां से जरा सॉल्व करोगे तो C इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 160/6 तो ये आ जाएगा 3, ये क्या देगा आपको 80। तो 80/3 आ जाएगा बच्चे आपका आंसर। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका कितना सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक धात्विक पत्ती में 2 भिन्न धातुओं के साथ जोड़कर गर्म किया जाता है तो इसमें क्या होगा। देखो इसमें बच्चे ऐसा होगा कि अगर 2 धातुएं कुछ ऐसी हैं
मान लेते हैं कि ये नीचे वाला आपका ब्रास है, ऊपर वाला क्या है, आयरन है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आयरन का अल्फा ज्यादा होगा ब्रास के कंपैरिजन में, सॉरी ब्रास का ज्यादा होगा आयरन के कंपैरिजन में। अगर यहाँ पे क्या होगा, इसको हीट अप करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, कुछ ये सिनेरियो दिखेगा। तो इसका मतलब ऊपर वाला ज्यादा आपका एक्सपेंड हुआ है और नीचे वाला क्या हुआ है, आपका कम एक्सपेंड हुआ है। तो किसकी तरफ बेंड होगा, मतलब जिसकी कम कंडक्टिविटी होगी उसकी तरफ ही बच्चे क्या हो जाएगा, आपका झुक जाएगा, मतलब जो आपका कॉफिशिएंट है। उच्च उसी प्रकार गुणांक वाले धातु की ओर मुड़ेगा, नहीं भैया, निम्न वाले की ओर बढ़ रहा है यहाँ पे, तो निम्न उसी प्रसार गुणांक वाली धातु की ओर क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा। इसका मतलब इसका दूसरा ऑप्शन बच्चे क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक स्टील गोले को वृत्तीय छल्ले से गुजारना है, और यहाँ पे जो ये वृत्तीय छल्ला है बच्चे ये क्या है, आपका तांबे का है, ये बात याद रखिएगा, थोड़ा हिंदी में मिसप्रिंट है। ये ब्रास का आपका छल्ला है और 20 डिग्री सेल्सियस पर गोले का बाह्य व्यास दे रखा है 25 सेंटीमीटर और छल्ले का जो व्यास है वो क्या है 24.9 सेंटीमीटर। दोनों को साथ साथ गर्म किया जाता है। किस ताप पर गोले को छल्ले से निकाला जा सकता है, ये आपसे पूछा है। देखो तभी गोला आपका बाहर आएगा जब दोनों का जो डायामीटर होगा बच्चे वो क्या होगा, सेम होगा। ये एक सिंपल सी बात आपको समझनी है। तो इसका मतलब डायामीटर ऑफ स्टील आपका इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायामीटर ऑफ ब्रास के इक्वल होना चाहिए। इसके लिए वही हम इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टील के लिए 25 और ये क्या देगा आपको 1 प्लस, यहाँ पे स्टील का आपको दे रखा है अल्फा कितना है 12 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 10 टू पावर -6 और डेल्टा टी मतलब कितना हो जाएगा t माइनस 20। यहाँ क्लोज कर दो इसको, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 24.9, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू पावर -6 और साथ में क्या रहेगा आपका t माइनस का 20 और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 60 और 12 टू द 24 और क्या होगा आपका 30, 300 इंटू क्या होगा आपका 10 टू पावर -6 और इधर क्या रहेगा आपका t माइनस का 20 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 24.9 प्लस क्या बचेगा यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, 2 4 जा 8 1 कितना हो जाएगा 9 और 2 2 जा 4, यहाँ बचेगा आपका 498 इंटू यहाँ पे क्या आएगा आपका 10 टू पावर -6 और ये क्या रहेगा आपका t माइनस 20। एक काम कर लेते हैं हम लोग, अंदर जरा इसका मल्टीप्लाई कर जाओ और मल्टीप्लाई करके आप फर्दर इसको सॉल्व करो। देखो भाई जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अच्छा एक काम कर लेते हैं हम लोग, इस 300 को इधर ले आते हैं, ठीक है, और इसको उधर लेके जाते हैं। तो यहां बचेगा आपका 0.1 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा आपका t माइनस 20 तो क्या रहेगा कॉमन रहेगा, t माइनस 20 कॉमन आ गया और इधर क्या देगा आपको 498 माइनस क्या लिखा हुआ है आपका 300 तो यहां पे जब सॉल्व करोगे तो ये कितना देगा आपको 498 मतलब 198 इंटू क्या रहेगा आपका 10 टू पावर -6 कुछ ऐसा आएगा। अब इसको जरा हम सॉल्व कर लें तो ये देगा आपको t माइनस 20 इक्वल्स टू ये आएगा 0.1 अपॉन 198 ये 10 की घात 6 ऊपर चला जाएगा आपका। तो यहां से जब हटाओगे तो कितना बचेगा 10 की घात 5 अपॉन क्या देगा आपको 198। इसको जब लगभग सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू देगा आपको t माइनस 20 इक्वल्स टू ये आएगा आपका 505 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से जो t का वैल्यू आ जाएगा वो कितना होगा 505 प्लस 20 ये ओवरऑल कितना दे देगा आपको 525 डिग्री सेल्सियस और यही हो जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाली छड़ एक दूसरे के समानांतर रखने पर जब उनके बीच का जो ताप है वो क्या है। देखो यहाँ पे समानांतर क्रम की बात हो रही है, तो अगर हम लोग समानांतर क्रम की बात करते हैं कि 2 रॉड ऐसे रखी हुई है और इसका आपको दे रखा है कि क्या है K1 है, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी क्या है K2 है, इस सिरे का टेम्परेचर है बच्चे आपका 20 डिग्री सेल्सियस और इस सिरे का जो टेम्परेचर है वो क्या है 80 डिग्री सेल्सियस और K1 और K2 का आपको अनुपात दे रखा है दैट इज दे हैव गिवन 3:4 मतलब 3/4 दे रखा है। तो कह रहे कि ऊष्मा चालकता गुणांक का प्रभावी अनुपात पहले के सापेक्ष, मतलब आपसे पूछा है यहाँ पे ये पूछा है K इक्विवेलेंट अपॉन K1 का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। तो चलो हम लोग पहले देखते हैं कि K इक्विवेलेंट क्या होगा। K इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है आपका K1A1 प्लस K2A2 अपॉन क्या हो जाएगा A1 प्लस A2। तो A1 और A2 दोनों क्या है सेम है,
तो यहां से जो K इक्विवेलेंट देगा हमको वो कितना देगा, दैट इज K1 प्लस K2 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका K इक्विवेलेंट। अब इसको जरा फर्दर सॉल्व कर जाओ। तो यहां पे कह रहा है कि K1 और K2 का रेशियो दे रखा है, क्योंकि हमको निकालना क्या है K इक्विवेलेंट अपॉन K1। तो यहां से K2 को जब निकालो, देखो जरा K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू क्या देगा आपको 3/4। तो K2 को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट ये क्या हो जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ K1। तो इसको जरा रख जाओ और फर्दर सॉल्व कर जाओ। देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या देगा, K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे K1 एज इट इज प्लस क्या देगा ये 4/3 साथ में हो जाएगा K1 अपॉन क्या देगा आपको 2। तो K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 टाइम्स ऑफ K1 अपॉन क्या देगा आपको 6। तो K इक्विवेलेंट अपॉन यहां से K1 को जब निकालोगे तो क्या आएगा 7/6। यही हो जाएगा बच्चे आपका आंसर। तो 7/6 देखो, तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि एक आदर्श कृष्णिका 2000 केल्विन पर 1.56 माइक्रोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली ऊर्जा उत्सर्जित करती है। किस ताप पर वस्तु 1.8 माइक्रोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली ऊर्जा उत्सर्जित करेगी, ये आपको बताना है। तो आप जानते हो कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लैम्डा T1 इक्वल्स टू क्या होता है आपका लैम्डा T2। ये बात आपको समझनी है। तो यहां पे क्या है लैम्डा 1 T1, तो लैम्डा 1 कितना दे रखा है आपको और T1 भी दे रखा है। तो ये हो जाएगा 1.56 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2000 इक्वल्स टू लैम्डा 2 कितना होगा 1.8 इंटू क्या हो जाएगा आपका T2। अब यहां से जरा सॉल्व कर लो। तो T2 का वैल्यू कितना होगा 1.56 इंटू 2000 अपॉन क्या देगा आपको 1.8 देगा। तो ये आ जाएगा आपका 0 नीचे, ये आपका कट हो गया। तो देखो भाई यहां से जो T2 क्या दे देगा आपको, ये आ जाएगा 156 इंटू 200 बटे क्या देगा आपको 18। यहां से जरा सॉल्व कर जाओ, 6 5 11 1 12, 3 से कट करो 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 52। अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो T2 का वैल्यू आएगा वो कितना देगा आपको 6 8 जा, यहाँ पे 4 हो जाएगा 6 8.6 लगभग देगा इंटू क्या रहेगा आपका 200। अब इसको सॉल्व करो तो 2 6 जा हो जाएगा यहाँ पे 12, 2 8 जा 16, 1 क्या हो जाएगा 17 और यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंगल 0। तो 1720 बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। और लगभग ये आया है, तो इससे जो लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर है वो कितना देगा आपको 1733, मतलब तीसरा आंसर इसका करेक्ट होगा। झील की सतह का ताप बच्चे 2 डिग्री सेल्सियस है। देखो अगर सतह का ताप बच्चे क्या है 2 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको पता है कि नीचे डेंसिटी हमेशा मैक्सिमम रहती है। तो आपको पता है कि डेंसिटी मैक्सिमम किस पे रहता है वाटर में 4 डिग्री सेल्सियस पे। जो नीचे का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको डेंसिटी क्या दे रहा है मैक्सिमम दे रहा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या आएगा बच्चे आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कैलोरीमेट्री नियम के अनुसार क्या होता है, कौन सा संबंध सत्य है। तो आपको पता है कि दी गई ऊष्मा क्या होती है बच्चे, ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। ठीक है, ये आपका कैलोरीमेट्री का लॉ है जो आपको याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे आपका सेकंड। उबलता हुआ जल भाप में बदल रहा है, इस स्थिति के अंतर्गत जल की विशिष्ट ऊष्मा। देखो उबलता हुआ जल, वो जल ही बच्चे क्या है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस का जल क्या होगा वाष्प में बदलेगा। किसमें बदलेगा, वाष्प। अच्छा, वाष्प का टेम्परेचर भी क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज नहीं है, तो जब टेम्परेचर चेंज ना हो तो वहां पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। बात हमेशा याद रखना। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं है। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि शुद्ध जल -15 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर पर एक ताप रोधित बर्तन में रखा गया है। कुछ बर्फ इसमें और डाली गई है और बर्फ में जमे हुए पानी का अंश, हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे कि जो बर्फ में आपका पानी का अंश है वो कितना है आपका स्मॉल m है, और जो ये वाटर का आपका है ये कितना है आपका कैपिटल M है। ठीक है, तो बेसिकली आपसे पूछा हुआ है रेशियो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M का रेशियो पूछा हुआ है। तो देखो भैया जो आपका बर्फ में परिवर्तित हुआ है उसके द्वारा हीट कितना इजेक्ट हुआ है वो हम लोग निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, Q इक्वल्स टू ml से। अच्छा ये कितना है आपका स्मॉल m, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जानते हो कितना होता है आपका 80, तो ये कितना आ जाएगा आपका 80 m आ जाएगा। ठीक है, आप देखो भाई यहाँ पे आपका जो स्मॉल m है वो टेम्परेचर कितना चेंज होगा, टेम्परेचर -15 से 0 पे आएगा तो टेम्परेचर कितना होगा 15 चेंज हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे m इंटू आपका जो इसका
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा 0.5 इंटू करेंगे 15 प्लस हम जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचा आपका m माइनस एम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होगा 1 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे चेंज टेम्परेचर कितना हो जाएगा 15। अब आप जानते हो कि आपका लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि आपकी जितनी भी हीट इजेक्ट हुई है वो क्या होगा हीट सप्लाइड के इक्वल होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 80m इक्वल्स टू ये क्या देगा आपको 7.5m इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा m माइनस एम इंटू क्या देगा आपको 15 दे देगा। अब जरा यहाँ पे सॉल्व करो 80m माइनस का आ जाएगा 7.5m इक्वल्स टू ये देगा आपको 15 कैपिटल M माइनस का 15 टाइम्स m, ये कुछ ऐसा आएगा। अब इसको जरा फर्दर सॉल्व कर जाओ, एक काम करो इसको भी इधर ही लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये दे देगा आपको 95m माइनस क्या होगा आपका 7.5m इक्वल्स टू आएगा आपका 15 कैपिटल M के इक्वल। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 10 में 5 गया बचेगा आपका 5 और इधर कितना बचेगा आपका 14, यहाँ बच जाएगा आपका 7 और यहाँ क्या बचेगा आपका 8, 87.5 ये कुछ आपको देगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 15 के इक्वल हो जाएगा कैपिटल M। अब यहां से फर्दर सॉल्व कर जाओ तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M पूछा हुआ है, दैट इज कितना बचेगा यहाँ पे 15 अपॉन 87.5, इसको हटा लो यहाँ पे 0 लगा दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 30। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या देगा आपको 5 × 5 ये बचेगा आपका 3 हो जाएगा 37, 5 7 जा होगा आपका 35, 5 5 जा कितना होगा आपका 25, ये हो जाएगा 6। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना देगा 3 और 7 कितना बचेगा यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा आपका 5। तो जो रेशियो देगा बच्चे आपको स्मॉल m अपॉन कैपिटल M का ये कितना हो जाएगा 6/35 और यही हो जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर। तो 6/35 मतलब दूसरा आंसर क्या होगा इसका सही होगा। तो 22वें का बच्चे दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है, कह रहा है कि दोगुना रेखीय प्रसार गुणांक का। तो आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर आइसोट्रोपिक मीडियम है तो बीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं वो 2 अल्फा के इक्वल होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोगुना। लेकिन यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट और होना चाहिए था कि ये आइसोट्रोपिक के लिए होता है। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक के लिए जो बीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चे आपका 2 अल्फा के इक्वल होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 5 मिनट में 200 वाट के बल्ब द्वारा कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो हमको पता है कि बच्चे पावर दे रखा है तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं दैट इज W/T। तो हमसे ऊष्मा पूछा है बच्चे यही ऊष्मा आपकी उत्पन्न होगी तो W इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं P × T और P दे रखा है ये क्या है आपका 200 और T दे रखा है 5 मिनट। तो क्या करो 60 से यहाँ पे गुणा कर दो तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 × 10⁻³ ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या है यहां से फर्दर सॉल्व कर दो क्योंकि आपसे कैलोरी में पूछा हुआ है तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू क्या होता है आपका 4.2 जूल। तो बेसिकली हमको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे 4.2 से, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60/4.2 इंटू क्या आ जाएगा आपका 10⁻³ जिसको ऊपर लेके आ जाओ। तो यहां से क्या लिख सकते हो ये आपका कितना हो जाएगा 6 7 जा ये दे देगा। तो W इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100/7 इंटू आ जाएगा आपका 10⁻³। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो यहां से जो आपकी उत्पन्न ऊष्मा होगी वो क्या देगा आपको 1.43 इंटू क्या आएगा आपका 10⁻⁴ कैलोरी। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बच्चे आपका दूसरा। 25 देखो कह रहा है कि एक द्रव जिसका द्रव्यमान m और विशिष्ट ऊष्मा c है T ताप तक गर्म किया जाता है दूसरे द्रव जिसका द्रव्यमान m/2 है। तो यहाँ पे भाई क्या है कि दो द्रवों को मिलाया जा रहा है तो आप जानते हो यहाँ पे जो T मिक्सिंग होगा वो कितना होगा यहाँ पे होगा M1C1T1 प्लस क्या होता है आपका M2C2T2 अपॉन क्या होगा यहाँ पे M1C1 प्लस क्या आएगा आपका M2C2। देखो पहले का मास दे रखा है M है और विशिष्ट ऊष्मा C है और ताप टेम्परेचर दे रखा है T प्लस M2 क्या है ये है m/2 और C2 दे रखा है आपको 2C और टेम्परेचर भी दे रखा है आपको 2T अपॉन यहाँ का मास कितना है mc प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे m/2 इंटू क्या है आपका 2C। अब जरा इसको सॉल्व कर जाओ तो ये 2 से 2 चला गया तो देखो C तो आपका कट हो जाएगा, C तो आपका चला जाएगा, M और C चला जाएगा यहाँ से तो क्या बचेगा यहाँ पे T बचेगा प्लस क्या है आपका 2T अपॉन ये 2 से 2 चला गया इधर क्या बचेगा आपका अपॉन 2। तो ओवरऑल कितना आएगा यहाँ पे 3/2T ये आ जाएगा आपका आंसर जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
तो बच्चे ये थे आपके 25 क्वेश्चन और इसके बाद का डिस्कशन कराएंगे आपको शुभम सर। तो थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक आपको शिवम सर ने कराया है डिस्कशन। उसके बाद का बच्चे डिस्कशन मैं करवाने जा रहा हूं। 50 ग्राम कोई शीशे की गोली है, विशिष्ट उष्मा जो दी गई है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग 0.02 होनी चाहिए। यहाँ पे 30 डिग्री पर है, यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 840 मीटर पर सेकंड की चाल से दागी जाती है। यह प्रारंभिक स्थिति में लौटती है और 0 डिग्री बर्फ की सिल्ली से टकराती है, कितनी बर्फ पिघलेगी। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गतिज ऊर्जा। इस केस में पहला काम होगा गतिज ऊर्जा निकालना, जिसका फार्मूला हमें पता होता है 1/2 mv स्क्वायर है। 1/2 mv स्क्वायर है। अब देखिए अगर 1/2 mv स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं तो यहां हम लोग वैल्यू रखेंगे 1/2 इंटू मास कितना 50 इंटू 840। अब देखो 50 रखोगे लेकिन ये ध्यान ग्राम है तो इसे केजी में बदलेंगे, तो 50 इंटू 10⁻³ केजी में बदल दिया। 50 इंटू 10⁻³ इंटू 840 का स्क्वायर। ये सिंपल सा काम आप करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4200 कैलोरी, कुछ ऐसा आएगा। इसके बाद फिर कहा जा रहा है कि 0 डिग्री की बर्फ की सिल्ली से टकराती है और 30 डिग्री सेल्सियस पर है, तो भाई ये तो गतिज ऊर्जा होगा आपका, मान लीजिए Q1। Q2 भी उसके पास होगा, Q2 उसके पास कितना होगा वो देख लेते हैं। अच्छा कैलोरी में निकालना है तो ये ग्राम में ही रखेंगे, कोई समस्या नहीं है। 50 इंटू विशिष्ट उष्मा कितनी है 0.02 इंटू 30। 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग आसानी से कैंसल आउट कर सकते हैं, तो ये यहां से टकराएगा, ये 0.021, ये आ जाएगा 30 कैलोरी। तो टोटल हीट जो होगी वो हमें, यानी कुल ऊर्जा, कुल उष्मा जो होगी, कुल उष्मा हमारी आ गई 4200 प्लस 30 यानी 4230 कैलोरी, इतनी आएगी। इसके बाद पूछा जा रहा है कि कितनी बर्फ पिघलेगी, तो हमें पता है कि ये 4230 दैट इज इक्वल टू m इंटू एल, क्योंकि जब भी हमें दो फार्मूला पता है, एक ms डेल्टा थीटा जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे और मेल्टिंग पॉइंट पे ना हो तब ये फार्मूला लगता है। जब वो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पे फार्मूला हो तो ml लगता है, जहां पे l आपका लेटेंट हीट होता है। तो अब देखिए यहां पे m डैश ले लेते हैं इंटू 80, ये m डैश जितनी बर्फ कितनी पिघलेगी, पिघलने वाले बर्फ का द्रव्यमान, पिघलने वाले बर्फ का द्रव्यमान। यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे तो m डैश डायरेक्ट लिखा जा सकता है, m डैश इक्वल टू 4230 अपान 80। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 52.875 ग्राम। ऐसा ऑप्शन हमारा पहला ही है, तो हम आंसर कौन सा मारेंगे, पहला। चलिए आगे बढ़ते हम लोग आगे। 20 डिग्री सेल्सियस पर 22 ग्राम जल में 100 डिग्री की भाप प्रवाहित की जाती है। अब देखिए उसके बाद 90 डिग्री सेल्सियस पर कितना भाग उपस्थित है। गुप्त उष्मा आपको दे रखी गई है, तो थोड़ा सा, और ये विशिष्ट उष्मा भी आपको दे रखी गई है, तो यहां कोई गलती ना हो इस चीज का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 22 ग्राम है, पहली चीज ये देख लीजिए। अब ms डेल्टा थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो डेल्टा थीटा जो है हमारा वो 20 डिग्री से कितना है 100 है, तो ये ठीक है 20, और वो 90 से 20 किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 90 - 20 इंटू विशिष्ट उष्मा 4.2 दे रखी गई है। ms डेल्टा थीटा का ये फार्मूला लगा देंगे।
अब ये बराबर होगा 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री का मतलब ये हो जाएगा कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं m इंटू 2260 प्लस, अगला अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा m, ये टेम्परेचर 100 माइनस 90, टेम्परेचर चेंज ये मिलेगा। तो यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो m अगर हम यहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 70 इंटू 4.2। m को अगर हम कॉमन ले लें यहां से तो आ जाएगा 2260 प्लस 10, ऐसा हम लोग कुछ लिख सकते हैं। ये इधर की तरफ लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 22 इंटू 70 इंटू 4.2 अपान 2270, और इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.84 ग्राम। अब 2.84 ग्राम ये आई और 22 ग्राम पहले से ही थी, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 22 ग्राम प्लस 2.84 ग्राम, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 24.84 ग्राम। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, उससे ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब देखिए ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पे फार्मूला हम लोगों ने लगाया ms डेल्टा थीटा, मास हमारा 22 ग्राम, चेंज इन टेम्परेचर 90 माइनस 20 इंटू 4.2, और ये क्या है हमारा, ये हमारा m था एक्चुअली, ये आपका ठीक है डेल्टा थीटा था, और ये क्या है s है। ये बराबर किसके होगा, ml के। ये ऐसा डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक की विशिष्ट ऊर्जा उच्चतम होगी। तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा, जितना भी हम लोग जानते हैं उसमें सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, जल की होती है। तो तीसरा ऑप्शन हो गया। इसके बाद दो छड़ एल्युमिनियम तथा स्टील की बनी है, इसकी प्रारंभिक लंबाई L1 और L2 है। एक काकी छड़ की भांति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिनकी लंबाई L1 प्लस L2 है। एल्युमिनियम अल्फा ए और अल्फा एस है। प्रत्येक छड़ की लंबाई समान मात्रा में बढ़ती है जब इसके टॉप तब L/L1 प्लस L2 का रेशियो पूछ रहा है। यानी ये कह रहा है कहीं नहीं कहीं कि डेल्टा L1 बराबर किसके है, डेल्टा L2 के, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रत्येक छड़ की लंबाई जो है वो समान मात्रा में बढ़ती है। पहली चीज वो ये बोल के रखा है। दूसरा अगर हम लोग ध्यान देंगे तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि पहला एल्युमिनियम का है, तो L एल्युमिनियम अल्फा एल्युमिनियम डेल्टा थीटा, ये बराबर L किसका, स्टील का, अल्फा किसका, स्टील का, डेल्टा थीटा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। यहां से ये लिख पाना पॉसिबल है। इसके बाद अब यहां से हम लोग चाहेंगे तो डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अब हमें L1 अपान L2 लिखना पड़ गया। तो L1 अपान L2 अगर मैं लिखना चाहूंगा तो सबसे आसान तरीका है कि मैं लिख दूं, अब यहां से कंपेयर करके अल्फा एस अपान अल्फा ए, ये कुछ लिखा जा सकता है। और क्योंकि भाई हमें पता है कि L1 अब यहां पे कंपेयर कर रहे हैं LA, और भाई LA किसका है, L1 है। LA को बोल के रखा गया है L1 है, और इसे क्या बोल के रखा गया है, L2 है। तो यहां से L1 अगर अपान हम L2 लिखेंगे, LA की जगह हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, LA अपान LS। अब ये बराबर किसके हो गया, अल्फा एस अपान अल्फा ए। ये सिर्फ कंपेयर करने की चीज थी। यहां से अगर मुझे लिखना हुआ L1 अपान L1 प्लस L2, तो ये डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं अल्फा एस अपान अल्फा ए प्लस अल्फा एस। तो इस तरीके से दूसरा ऑप्शन हो गया, कोई खास कैलकुलेशन नहीं थी। वैसे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं दोबारा समझा दे रहा हूं आपको यहां से अलग से, कि देखिए ये स्टेप मैं दोबारा समझा दे रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद आप समझने में कंफ्यूज होंगे। L1 अल्फा ए दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 अल्फा एस। तो यहां से L1 अपान L2
दैट इज इक्वल टू अल्फा एस अपान अल्फा ए है। तो यहां से दूसरा ऑप्शन हो गया। मुझे लगता है कि अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। जल के वॉल्यूम को देखिए, अगर हम बात करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो आयतन घटता है, आयतन घटेगा, और जो घनत्व होता है वो बढ़ता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। तो इस तरीके से हमारा एक ही ऑप्शन मिल रहा है, फोर्थ। अच्छा, इसे शायद एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं, तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वायु में 100 डिग्री सेल्सियस में जलने तथा भाप में 100 डिग्री सेल्सियस में जलने में तुलना कीजिए। देखिए, वायु में आप जल रहे हैं तो दूसरी चीज है, भाप में एक और चीज होगी, गुप्त उष्मा। क्या होगी? गुप्त उष्मा। क्योंकि हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब जल होगा तो जल में हम एडिशनल क्या ऐड करें भाई, हमें कुछ ना कुछ हीट देंगे तब जाके वो किसमें कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस भाप में। हम इसमें क्या देंगे? ऊर्जा। तो ज्यादा खतरनाक कौन होगा? भाप होगा। तो अधिक खतरनाक कौन होगा? भाप। अधिक खतरनाक भाप में होगा। आगे बढ़ते हैं। जल ऑटोमोबाइल विकरक में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट उसमें क्षमता उच्चतम होती है। m kg द्रव्यमान के एक परत को P आवश्यकता है जब शक्ति को बंद कर देते हैं T सेकंड में नमूना पूरी तरह से लग जाता है, लग नहीं जाता है, पिघलने की गुप्त उष्मा होगी। तो देखिए, हमें पता है कि P इंटू टी, यही तो एनर्जी मिलेगी, और ये बराबर किसके होगी? m l के। और हम लोगों को टाइम पिघलने की गुप्त उष्मा पूछी जा रही है, l पूछा जा रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा PT बाई m। तो इस तरीके से 33 का दूसरा ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? वास्तव में ये थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में वो हो गया था, यहां पे असत्य पूछा गया था कि कौन सा असत्य है। तो द्विघात विद्युत को विद्युत उत्पन्न करने में प्रयोग नहीं होता, ये वास्तव में जो मिनिएचर सर्किट होती है उसमें यूज करते हैं, लेकिन ये विद्युत को उत्पन्न करने में प्रयोग नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ठोस गर्म करने पर बढ़ता है क्योंकि परमाणुओं की गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा। होता यह है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो अगर ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन बढ़ेगा, ये जो सेपरेशन मैं देख रहा हूं ये लगातार बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, क्योंकि वो एक्चुअली होता ये अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक होता है, एक तरीके का रेगुलर नहीं होता। तो संभावित स्थितिज ऊर्जा वक्र के बीच संतुलित में असममित होती है। ये मतलब ऐसा नहीं होता कि एक रेगुलर स्ट्रक्चर आती है, ठीक है, ये रेगुलर स्ट्रक्चर कोई नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं। एक पतला तांबे की लंबाई के 1% बढ़ाई जाती है, क्षेत्रफल में कितना होगा जब 2L इंटू एल बीमा। अब इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, हमें पता है कि डेल्टा L बाई एल इंटू 100 कितना दे रखा है? 1%। और ये याद रखिएगा कि अगर परसेंटेज चेंज यानी प्रतिशत परिवर्तन, अगर लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन, लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन, लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन अगर x है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन 2x है। तो इसका मतलब हम लोग लिखना चाहेंगे तो एरिया में तो डेल्टा A बाई ए इंटू 100, हमें ये क्लियर है कि ये कितना होगा? 2 गुना होगा किसका? डेल्टा L बाई एल इंटू
100 का, यानी ये आ जाएगा 2 इंटू 1%, यहां से आ गया 3%, 2%। तो यहां से आंसर हो गया हमारा 2%। अगर यही आयतन में पूछ लेता, किसमें पूछ लेता, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, एक और जान लीजिए यहीं पे, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछता तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन जो होगा वो 3x होगा। आगे बढ़ते हैं। एक ऊर्ध्वाधर द्रव में नली है, इसके दोनों तरफ T1 और T2 बना रहता है। पृथ्वी के नली के दोनों ओर स्तंभों की लंबाई L1 और L2 है। द्रव्य का आयतन गुणांक प्रसार होगा। अब थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, और इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हमें पता है कि शुरुआत में हम क्या लिखेंगे, P0, या चलिए इसको, और कट तो जाएगा ही, ρ0 ले लेते हैं प्लस ρT2 GL2, ये बराबर ρ0 प्लस ρT1 GL, ऐसा हम लोग कुछ लिख सकते हैं। अब ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा, फिर G से G कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा PT2 L2 इक्वल टू ρT1 L1, ऐसा कुछ बचेगा हमारे पास बच्चों। अब इसके बाद हम लोग इसको डायरेक्ट लिखना चाहेंगे डेंसिटी की वाइज, तो डेंसिटी वाइज हम लिख सकते हैं ρ0 अपान 1 प्लस गामा T2 दैट इक्वल टू लिखा। इसके बाद ये आपका लेंथ तो बच ही गया है L2, ये बराबर लिखा जा सकता है ρ0 अपान 1 प्लस अल्फा T1 L1। अब देखिए ρ0 से ρ0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस सॉरी थोड़ा सा हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, यहां पे अल्फा की जगह गामा रहेगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, लीनियर एक्सपेंशन तो होता ही नहीं है। फिर ये गामा T1 आएगा, ये बराबर L2 के, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस गामा T2 L1। ऐसा हम लोग कुछ आसानी से लिख सकते हैं। यहां से अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये 1 से 1 L1 और L2 आ रहा है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक साथ L2 प्लस गामा T1 L2 इक्वल टू L1 प्लस गामा L1 T2, ऐसा हम लोग कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद एक साइड सारी चीजों को ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो गामा T1 L2 माइनस गामा T2 L1, ये बराबर आ जाएगा L1 माइनस L2 के। यही L1 माइनस L2 ही तो हम लोगों को निकालना था। अब देखिए गामा अगर मुझे लिखना हुआ तो गामा यहां से आ जाएगा T1 L2 माइनस T2 L1, ये बराबर आ जाएगा L1 माइनस L2 के। तो यहां से प्रभु गामा की वैल्यू डायरेक्ट लिखी जा सकती है L1 माइनस L2 अपान T1 L2 माइनस T2 L1। वैसे ये सिंपल सा फार्मूला होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता, तो ये फार्मूला भी अगर आपको याद है तो भी आपका काम हो जाता। 37 का कौन सा हो जाएगा 1। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे, आगे बढ़ते हैं। यदि L1 और L2 के संयुक्त कर एक L1 प्लस L2 लंबाई की छड़ बनाई जाती है, इन छड़ों का रेखीय प्रसार गुणांक α1 और α2 दिया गया है, तो फिर पूछा जा रहा है कि संयुक्त का रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए अगर हमें डेल्टा L लिखना हुआ तो हमें पता है ये L1, ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ये लिख पाना हम लोगों के लिए पॉसिबल है। अब यहां से हमें यह भी पता है डेल्टा L इक्वल टू होगा क्या, L डेल्टा अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू यहां से लाके रख दें तो डेल्टा L1
प्लस डेल्टा L2 दैट इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा थीटा। अब L1 और L2 की अलग अलग वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा L1 की जगह अल्फा 1, उसके बाद L1 डेल्टा थीटा प्लस अल्फा 2 L2 डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा थीटा। अब आंसर जिस टर्म में चाहिए हम कोशिश वही करेंगे कि उसी टर्म में आए। तो यहां से हम लोग डेल्टा थीटा हर जगह से डायरेक्ट, आप कॉमन लेके कैंसिल करोगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से मैं चाहूंगा तो उधर से अल्फा अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो अल्फा इक्वल टू आ क्या जाएगा, अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 अपान L। और हमें यह भी पता है कि ये बराबर किसके होगा, अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 अपान L1 प्लस L2। और इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा। सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि हमें पता है कि ये भी तो होगा L इक्वल टू L1 प्लस L2। आगे बढ़ते हैं। वह यंत्र जिससे उष्मा को मापा जाता है, कैलोरीमीटर, 100 डिग्री सेल्सियस की 3 ग्राम को वर्तमान में पात्र में कुल जल की उष्मा ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, 536 आपको दे रखा है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से करते हैं। तो m मास हम मान लेते हैं m है इंटू 536 प्लस, आगे अगर हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू वाटर का 1 इंटू 100 माइनस 80, 100 माइनस 80। अब ये बराबर अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये भाई टेम्परेचर 40 है इंटू 1 है इंटू टेम्परेचर कितना है 80 माइनस 30, 80 माइनस 30 डिग्री। चलिए डिग्री में लिख दे रहे हैं, आपको तकलीफ थोड़ी सी कम होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये m इंटू 536 प्लस m इंटू 20 दैट इज इक्वल टू, अब यहां से घटेगा तो ये 2000 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, या 40 गुणे 50 जैसे दिया गया है उसी टर्म में रहने देते हैं, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। 40 गुणे 50 ऐसा रहने देते हैं। तो अब यहां से m की वैल्यू अगर हम जोड़ेंगे, m कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 556 दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 50। यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई 550, ये m की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 50 अपान 556। अब ये तो m क्या है, यहां पे भाप की मात्रा है, अमाउंट ऑफ स्टीम है, भाप का द्रव्यमान। इसके बाद अगर हम लोग चाहेंगे तो हमें पता है कि 80 ग्राम भाप 30 डिग्री, कुल जल की मात्रा हमें चाहिए। तो जल की मात्रा हमें पता है कि शुरुआत में कितना है 40 ग्राम, तो जोड़ दीजिए। तो कुल जल जो होगा वो हो जाएगा 40 गुणे 50 बटे 536 प्लस 40, और ये पूरी वैल्यू किसमें है ग्राम में। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन 40 का। फिर आगे बढ़ते हैं 41 पे। -10 डिग्री का बर्फ धीरे धीरे गर्म करके 100 डिग्री की भाप में बदल जाता है। देखिए शुरुआत में हमें पता है कि उसका क्या बढ़ेगा। देखिए जब भी ग्राफ ऐसे मिले तो ये समझ लीजिए कि तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, और जब ग्राफ ऐसे मिले तो समझ लीजिए अवस्था परिवर्तन हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए शुरुआत में हम लोगों ने जब -10 डिग्री सेल्सियस पे इसको उष्मा दी तो यहां तक आया। अब वो जब यहां पे आ गया है तो अभी ये है क्या आइस, बर्फ। अब ये बर्फ से क्या बनने की कोशिश करेगा जल, तो यहां वो बनेगा जल। फिर जल से ये यहां तक जाया गया, जल ही रहेगा, बस अंतर ये होगा कि यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा और यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा।
फिर 100 डिग्री सेल्सियस से यहां पे ये वाष्प बनेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 41 का हमारा पहला आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। दो तांबे की छड़ जिनकी लंबाइयां समान तथा व्यास असमान है समान ताप पर, ध्यान दीजिएगा यहां गलती हुई तो क्वेश्चन हिल जाएगा कि अगर तापमान समान है तो लंबाई में वृद्धि कितनी होगी। तो अगर समान तापमान है तो इसका सीधा मतलब ये है, ये हमेशा चौड़ी, ठीक है, दोनों छड़ों के लिए क्या होगा, समान होगा, क्योंकि देखिए अगर टेम्परेचर सेम है तो हमें पता है कि, और ये दोनों ही कॉपर की है और लंबाई समान है, तो ठीक है, डेल्टा एल जो होता है वो अल्फा डेल्टा एल अल्फा डेल्टा थीटा होता है। अब देखिए ये समान ही है, लेंथ समान है, लंबाई बराबर है, अल्फा समान है और तापमान में जो अंतर है ये भी समान है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि दोनों छड़ों के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो 43 का हमें पता है, 43 का अगर हम ध्यान से देखना चाहें तो यहां पे हम लोगों को फार्मूला पता है, Q = ms डेल्टा T यूज कर लीजिए, यहां पे यही यूज किया गया है। तो S अगर हमें निकालना हुआ तो ये क्या हो जाए, Q/m डेल्टा T। तो इस तरीके से 43 का चौथा ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक ठोस द्रव में तैर रहा जिसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, जिसका आयतन प्रसार गुणांक गामा है, अगर यह निकाय को गर्म किया जाता है तो ठोस सिकुड़ेगा। अगर गामा की वैल्यू 3 अल्फा से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, सिकुड़ेगा। उसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। या सीधे समझ लीजिए आप एक बात कि जब हम किसी कंटेनर में पानी को रखते हैं और पानी को गर्म करते हैं तो पानी से हीट पहले, वो सबसे पहले हीट किसको मिलेगा, कंटेनर को। तो कंटेनर का साइज बढ़ेगा, कंटेनर में एक्सपेंशन होगा तो लिक्विड का लेवल कहां जाएगा, नीचे। उसके बाद फिर और गर्म करेंगे तब वो कहां आएगा, ऊपर, क्योंकि यहां अपेरेंट की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तापीय प्रसारण गुणांक, तांबा तो करता है, देखिए लकड़ी नहीं करता। इनवार जो होता है इस पे बहुत कम होता है, मतलब उसको इग्नोर कर सकते हो, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इतना कम होता है। इसीलिए अब जो, ठीक है, हमारी घड़ी बनाई जाती है वो इनवार से बनाई जाती है, तो इस तरीके से ये भी नहीं पड़ता। तो फिर ऑप्शन कौन हो गया, दोनों, बी एंड सी। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो जल वाष्प का जब संघनन करते हैं, जैसे जल वाष्प जा रहा है, हम उस पर प्लेट रख दे तो प्लेट क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो वो कैसा प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी। 46 का 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, इसको हम लोग करना चाहेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 400 गुणे 40, इसे डायरेक्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो यही तो आएगा, 200 गुणे 20, इसमें सोचना ही नहीं है। अब ये 400 इंटू 40, 400 इंटू ये कितना जा रहा है, 1600, ये 1600 जाएगा। चालीस गुणे 400 1600, और इधर भी करेंगे तो 200, ठीक है, 4000 बटे 1600। हाँ, इंटू एक्स ले लेते हैं। अब देखिए यहां से ये क्लियर हो गया कि वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि भाई देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि भरा हुआ है, अंतिम ताप क्या होगा, -20 डिग्री सेल्सियस की 200 ग्राम हम गिरा रहे हैं, तो सीधी बात है कि इतना ही अब यहाँ पे 1600 है, यहाँ पे कितना है, 4000 है, तो पिघलेगा ही नहीं। तो क्लियर है ये कि कितना रहेगा टेम्परेचर, डिग्री से, उससे आगे जाना ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन में गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात पूछा जा रहा है, तो हमें पता है कि G = होता है हमारे पास 4/3 पाई r रो G। तो यहां से G1/G2 हमें लिखना हुआ, तो हमें पता है कि इतना हिस्सा प्लस ये क्या है, नियत है, सॉरी
ये हिस्सा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये नियत है। तो G1 अपान G2 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 ρ1 अपान R2 ρ2। गुरुत्वीकरण का अनुपात यही हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा R1 ρ1 रेशियो R2 ρ2। इस तरीके से 48 का कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा। फिर आगे बढ़ते हैं। M द्रव्यमान का एक पिंड H इक्वल टू R ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है गुरुत्वीकरण। तो U का तो हमें फार्मूला पता है, U डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा? mgh अपान। अब ये H की वैल्यू रखने में थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 प्लस H बाई R होगा। अब यहां पे R इक्वल टू R बाई 5 है, यानी R इक्वल टू हम ध्यान से रखें तो 5H है, हम लोग कैलकुलेशन इसी पे कर लेंगे। U इक्वल टू mgh अपान 1 प्लस H की जगह रहेगा अपान 5H। H से H कैंसल हो गया, तो यहां से ये वैल्यू आ गई mgh अपान 1 प्लस 1 बाई 5, ये आ जाएगा mgh अपान 6 बाई 5। यहां से वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगी 5 बाई 6 mgh। तीसरा। फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 5 गुना कर दिया जाए और घनत्व तो इतना बदल दिया जाए, तो अभी हम लोगों ने देखा कि G इक्वल टू कितना होता है? 4/3 पाई रो जी आर, ऐसा होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अब समान घनत्व तो बदल दिया जाए, G की वैल्यू समान रहे, तो G समान रहे, इसके लिए हमें पता है कि क्या होना चाहिए। यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 ρ1 बराबर होना चाहिए R2 ρ2 के। अब कहा जा रहा है त्रिज्या अगर बदली जा रही, मतलब R इंटू रो है, तो दूसरा बदल के कितना किया जा रहा है? 5R इंटू रो डैश कर दिया जा रहा है, तो R से R कैंसिल होगा, तो रो डैश इक्वल टू आ गया रो बाई 5, तो ये आ जाएगा 1/5। तो 50 का क्या हो जाएगा? दूसरा।